जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 3 क्वेश्चंस आंसर बताए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी से लेकर सन 1918 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। यह युद्ध को दो समूहों के बीच लड़ा गया। मतलब इस युद्ध में दो समूह थे। एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, एक और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। इस युद्ध का विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है और प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इसका पहला प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। और दूसरा है, यह युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। इसमें लगभग 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घायल थे। और प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग लगभग मरे थे और 2 करोड़ लोग घायल थे। इसका तीसरा देख लेते हैं प्रभाव। इसका तीसरा प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों। इस युद्ध में लगभग आधे से ज़्यादा लोग मजदूर थे, जिसमें 90 लाख मरे थे और 2 करोड़ घायल हुए थे। उसमें से आधे से ज़्यादा मजदूर थे जो मारे गए, जिसमें यूरोप में मजदूरों की संख्या कम हो गई, जिससे यूरोप में मजदूरों की संख्या कम हो गई तथा इससे कुछ परिवारों की आय भी गिर गई। चौथा है, इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा और इसके फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिको को कर्जदार के बजाय कर्जदाता बना दिया। और पांचवा है, इस युद्ध के कारण कुछ सबसे शक्तिशाली देशों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए और अब वे देश आपस में बदला लेने पर उतारू हो गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है जलोढ़ मृदा। भारत का पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मतलब भारत का जो भी उत्तरी भाग है वो केवल जलोढ़ मृदा से ही बना है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। अवसाद मतलब इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या अवक्षेपों से होता है। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है और यह मृदा जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। अर्थात जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इस पर मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं और चावल आदि फसलों की खेती की जाती है। और जलोढ़ मृदा पर मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं, चावल आदि फसलों की खेती की जाती है। अब दूसरा है दोस्तों काली मृदा।
इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, अर्थात काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और इस मृदा पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, और काली मृदा पर या रेगर मृदा पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को रेगर मृदा और काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और जो काली मृदा है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना युक्त होती है। काली मृदा भी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना युक्त होती है। अब तीसरी मृदा है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, तो इस मृदा में लोहे की कणों की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसका रंग लाल व पीला दिखाई देता है। यह मृदा ओडिसी, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। और इस मृदा पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है। लाल और पीली मृदा पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य गंगा अर्थात के बीच में, गंगा के बीच के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। अब अगला है दोस्तों लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, यह मृदा अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जहाँ अधिक तापमान हो और अधिक वर्षा भी होता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और यह मुख्य तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो लैटेराइट मृदा है दोस्तों, वह तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। इस पर भी कपास की खेती की जाती है। अब पांचवा है दोस्तों मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, तो यह मृदा लाल और भूरे रंग का होता है। मरुस्थलीय मृदा लाल और भूरे रंग का होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। और मरुस्थलीय मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, इसीलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है। और जो मरुस्थलीय मृदा होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब छठवां दोस्तों वन मृदा। यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में यह मृदा दोमट व छिलटेदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है और मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादी क्षेत्रों में इसका गठन मोटे कणों का होता है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों का तथा हानियों का वर्णन कीजिए। अर्थात बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि को बताना है। तो देखते हैं इसका उत्तर। नदियों पर बांध बनाकर, सबसे पहले ये जानेंगे हम कि बहुउद्देशीय परियोजना कहते किसे हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। अर्थात आपने मतलब नदी पर बांध बनाकर और एक साथ कई अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा कर किया जाता है, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं।
बहुत ही आसान परिभाषा है दोस्तों इसका। अब इसका लाभ देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ देख लेते हैं दोस्तों। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि इनका लक्ष्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रक, मनोरंजन, जल आपूर्ति और मत्स्य पालन भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रियाओं को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यहाँ जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। अब है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना का हानि। तो इसका हानि देख लेते हैं क्या है। नदियों पर बांध बनाकर उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव बिगड़ जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट नदियों की जलाशय और जमा होता रहता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ की वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं। बांधों के बनने से वहाँ रह रहे लोगों को अपना जमीन, घर, आजीविका और संसाधनों को त्यागना पड़ता है। मतलब बांध के आसपास या नदी के आसपास जितने लोग भी रहते हैं उनको अपना घर और आजीविका अर्थात जो खेत में जो फसल उगते हैं वे नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए उनको आजीविका और संसाधनों को त्यागना पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।